जी बच्चों, आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके बच्चों। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में जो हमारे पास क्या डिटेल होती है कि हमने जो भी रिक्वायरमेंट्स गैदर की होती हैं, इस स्टेप में हम क्या करते हैं, एक एक तो हम उसे स्ट्रक्चर्ड वे में लिखते हैं, और सेकंड हम क्या लिखते हैं, उससे ज़रा डेप्थ में लिखते हैं। डेप्थ का मतलब ये है कि हम मोर डिटेल में लिखते हैं उसे। कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप था, जिसे हम क्या कह रहे थे कि यूज़र रिक्वायरमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आ रही थी। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में भी हमारे पास जो हमने सर्विसेज, एक्सपेक्टेड सर्विसेज थी जो हमने सिस्टम से लेनी होती थी, वो डिफाइन करते थे। लेकिन ये ज़रा क्या होती थी, ब्रॉड वे में हम इसे राइट अप करते थे और एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे लिखते थे। लेकिन जब हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में आते हैं, स्पेसिफिकेशन में हम इसे मोर डिटेल में लिखते हैं। और ये एज अ, इसे कौन कौन यूज़ कर सकता है, इसे टेक्निकल स्टाफ भी यूज़ कर सकता है, क्लाइंट भी यूज़ कर सकता है, और डेवलपर भी यूज़ कर सकता है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट एग्जिस्ट करते हैं कि अगर हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को लिखना है, तो हम उन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए, इन डिफरेंट टेम्पलेट को यूज़ करते हुए रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास सैंपल है, एक टेम्पलेट है। ये टेम्पलेट हम क्या करता है कि इस टेम्पलेट में, हाँ, ये टेम्पलेट में अगर हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के स्टेप परफॉर्म करने हैं, तो इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए हम अपनी रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास आ सकता है प्रोजेक्ट ड्राइवर्स आ सकता है, प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स आ जाती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, प्रोजेक्ट इश्यूज आ जाते हैं। तो ये हम डिटेल में लिखते हैं कि एक्चुअली तो हमने ब्रॉड, हमारे पास सर्विसेज हैं, वो जो हमने सर्विसेज लेनी है उसमें हम डिफ़ाइन करना होता है प्रोजेक्ट ड्राइवर्स कौन से हैं, इस प्रोजेक्ट को ड्राइव कौन लोग कर रहे हैं, इसमें कॉन्स्टेंट्स कौन थी हैं, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, और प्रोजेक्ट इश्यूज अगर इसमें से आ रहे हैं तो वो कौन कौन से इश्यूज हैं और किस किस टाइप के इश्यूज हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट्स को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं इन स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए। तो अगर हम इस टेम्पलेट में अगर हम एक चीज़ उठा लें, फंक्शनल रिक्वायरमेंट को, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम इस तरह क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अगर हमने डिफ़ाइन करनी है, तो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होंगी, जिस ये हमारे पास क्या है, तो ओवरऑल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसमें से हमने एक पार्ट उठाया है जिसे हम, जिसकी हम एग्जांपल को देखने जा रहे हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कैसे डिफ़ाइन की गई होंगी कि उसमें कुछ होंगी स्टूडेंट रिलेटेड सर्विसेज होंगी, टीचर रिलेटेड सर्विसेज भी हो सकती हैं, सिस्टम रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, और परफॉर्मेंस बेस्ड भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो अगर स्टूडेंट रिलेटेड होंगी तो वो क्या होंगी, स्टूडेंट कैन ऐड, ड्रॉप एंड चेंज कोर्स, student can check which sections of a certain course are available, student can check the tuition fees। ये कौन सी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, ये स्टूडेंट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। इसी तरह कुछ टीचर रिलेटेड सर्विसेज भी होंगी। अब टीचर क्या सर्विसेज ले सकती हैं इस इंटरप्राइज सिस्टम से, द प्रोफेसर कैन सेट द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हिज और हर क्लास के। जो प्रोफेसर, ये टीचर्स होंगे, वो एक लिमिट लगा सकते हैं कि उसकी क्लास में इतने बच्चे इनरोल हो सकते हैं। एनी यूज़र कैन व्यू एनी कोर्स ऑफर्ड इन दिस ईयर। तो ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेट्स सपोज रिक्वायरमेंट 1 टू रिक्वायरमेंट 22 हैं, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये किस में एग्जिस्ट करती हैं, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती हैं। तो हम इस तरह रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करेंगे यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। मस्ट बी टेस्टेबल, सो शुड बी एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली यूजिंग एन एक्सपेक्टेड मेट्रिक और स्पेशली डिजाइन वर्ड। इसमें क्या होता है कि हमने क्या करना होता है, क्वांटिफाई करना होता है। कि लास्ट टाइम भी हमने जो पुअरली रिटर्न रिक्वायरमेंट्स देखी थी, तो उसमें हमारे पास जो इश्यूज आ रहे थे, तो हमने क्वांटिफाई नहीं किया था उसमें चीज़ों को कि कितनी क्वांटिटी में अगर होगा तो वो एक बैड होगा, ये कितनी क्वांटिटी में होगा तो उसे हम गुड समझेंगे। तो जब भी हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हमें ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होगा कि इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, साइज़ कितना होना चाहिए, ईज़ ऑफ यूज़ कितना है, रिलायबिलिटी कितनी है उसकी,
रूबस्टनेस कितनी है, उसकी पोर्टेबिलिटी कितनी है, ये सारी आपके पास किस में आ जाती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाती है। कि अगर आप स्पीड की बात करोगे, कि कहीं पे भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आप बात करोगे कि आपके पास जो प्रोसेस है उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, जो आपके पास आउटपुट आ रही है वो इतने सेकंड में आनी चाहिए, तो आपको उसमें क्वांटिफाई करना होगा कि इतनी स्पीड होगी तो ये एक अच्छी आपके पास आउटपुट आ रही है। अगर इतने टाइम से कम में, अगर ज़्यादा में आपके पास आउटपुट आ रही है तो वो एक पुअर की स्पीड कंसीडर की जाएगी। इसी तरह उसका कुछ साइज़ होगा, तो उसे क्वांटिफाई करोगे कि इतना साइज़ होगा, किलोबाइट्स इतना होगा, इतने कोड का साइज़ होगा, तो वो एक अच्छा कोड कंसीडर किया जाएगा, एक अच्छा साइज़ कंसीडर किया जाएगा। अगर उस थ्रेशोल्ड से अबव हो जाएगी साइज़, तो वो एक अच्छा साइज़ कंसीडर नहीं किया जाएगा। ईज़ ऑफ यूज़ होना चाहिए कि आपके पास जो आपने सिस्टम बनाया है उसे यूज़ करना कितना आसान है, कितने टाइम आप ट्रेनिंग लोगे तो उसके बाद आप वो सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो जितने कम ट्रेनिंग टाइम में आपकी सिस्टम के साथ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप होगी तो उतना ही ईज़ ऑफ यूज़ उसका अच्छा होगा। रिलायबिलिटी में आप चेक करते हो कि कितने टाइम के बाद किन इश्यूज़ पे, अगर ये प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो क्यों हमें कि ये फेल होने के चांसेस तो नहीं है, हम कितने टाइम के लिए इस पे रिलाई कर सकते हैं, ये कितनी इसकी रिलायबिलिटी टाइम है। हो सकता है 1 ईयर रिलायबिलिटी हो सकता है 2 ईयर्स रिलायबिलिटी हो सकता है कि उसकी रिलायबिलिटी फॉर एवर हो। तो ये चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी होती हैं किस पे, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। रोबस्टनेस में क्या आता है कि आपने देखना होता है कि अगर आपका सिस्टम, अगर आप उस सिस्टम को यूज़ कर रहे हो, तो अगर वो कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो क्रैश कर जाता है, तो कितने टाइम के बाद, कितने इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दोबारा वो अपनी पुरानी स्टेट में आ जाएगा और आप सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। और पोर्टेबिलिटी भी आ जाती है। पोर्टेबिलिटी क्या होती है कि हो सकता है कि पोर्टेबिलिटी में आप कंसीडर कर रहे हो कि पोर्टेबिलिटी में आप कंसीडर कर रहे हो कि आपने जो आपने सिस्टम बनाया है वो लेट्स सपोज एक जावा लैंग्वेज में बनाया है या सी शार्प लैंग्वेज में बनाया है, तो उसमें आपके पास उसके डेटाबेस भी आपको ऑब्वियसली होगा जिसमें आप साथ साथ डेटा को स्टोर कर रहे हो। तो जितना उसमें आपके पास डेटाबेस से रिलेटेड क्यूरीज कम होंगी, उतनी उसकी पोर्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, कि उसे किसी और प्लेटफॉर्म पे, किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना इजी होगा। अगर उसमें आपके पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट रिलेटेड आपकी जो क्यूरीज होंगी वो जितनी कम होगी, उसकी उतनी पोर्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये इस चीज़ों को डिस्कस करने का एक्चुअली एट द एंड मीनिंग ये है कि जब भी आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करोगे तो वहाँ पे आप उसे हर चीज़ को क्वांटिफाई ज़रूर करोगे, कि स्पीड है, साइज़ है, जो भी चीज़ है उसे आप क्वांटिफाई करोगे कि इस थ्रेशोल्ड के बाद ये एक अच्छा साइज, ये एक अच्छी स्पीड समझी जाएगी। अगर इस थ्रेशोल्ड से कम जितनी भी स्पीड और साइज़ होगी वो एक अच्छी स्पीड और साइज़ होगी। और अगर जो आपने थ्रेशोल्ड रखा होगा उस स्पीड से ज़्यादा या साइज़ उससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो एक अच्छी स्पीड या साइज कंसीडर नहीं की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम अगर रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं, तो हमने बात की थी कि जो रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं, जो टेम्पलेट्स हैं, वो डिफरेंट टेम्पलेट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आ जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स के आपके पास क्या आ जाते हैं, टेम्पलेट आ जाते हैं। लेकिन जो हमारे सामने शो हो रहा है एक्चुअली ये क्या है, ये फॉर्म बेस हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, ये एक टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, एक सिस्टम यूज़ करते हुए हम अपने रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे हैं। तो उस इसमें हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, जितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी हम उतने ही फॉर्म्स क्रिएट करेंगे। हर फॉर्म में हर रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। इसमें हमारे पास कुछ फील्ड्स बनी होंगी ऑलरेडी। इस फील्ड में हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर आ सकता है कि इसका रिक्वायरमेंट जो हम गैदर कर रहे हैं, ये इसका आपने नंबर कौन सा रखा है, इस रिक्वायरमेंट की टाइप कौन सी है। अगर आपने इसके अगेंस्ट कुछ यूज़ केसेस बनाए हैं, यूज़ केस डायग्राम के मॉडलिंग की है, तो वो यूज़ केस कौन सा है, और वो जो आपने मॉडलिंग की जितनी भी डिफरेंट टाइप यूज़ की हैं, तो वो कहाँ पे जाके इस रिक्वायरमेंट को आपने इम्प्लीमेंट किया अपनी डायग्राम के अंदर। डिस्क्रिप्शन आ जाएगी इस रिक्वायरमेंट की, रैशनल्स आ जाएंगे, सोर्स आ जाएगा, फिट क्राइटेरिया आ जाएगा, क्रिएशन आ जाएगी, आपके पास कस्टमर
सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। ये आपके पास डिफरेंट्स क्या हैं, ये आपके पास डिफरेंट फील्ड होंगी जो हर रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट आप उसका क्या डाटा को स्टोर करोगे। हर आपके पास इस तरह आप जितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी उतने आप फॉर्म्स क्रिएट करते जाओगे, और हर फॉर्म में यही आपके पास टेक्स्ट फील्ड होंगी, और हर आप टेक्स्ट फील्ड के अगेंस्ट उस रिक्वायरमेंट्स की जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो आप स्टोर करते जाओगे। तो इस तरह जितनी रिक्वायरमेंट्स होगी उतने ही फॉर्म्स आप क्रिएट करते जाओगे। तो इस तरह आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स गैदर होंगी वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होंगी। तो ये जो हमने प्रोसेस को अप्लाई किया है, ये जो हमने टेम्पलेट यूज़ की है, ये फॉर्म बेस्ड टेम्पलेट यूज़ की है। इसे यूज़ करते हुए भी हम रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सकते हैं, राइट अप कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक रियल टाइम एग्जांपल आ रही है रिक्वायरमेंट्स की, कि हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, 75 नंबर रिक्वायरमेंट्स है, उसकी टाइप कुछ 9 है। आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स की टाइप पहले ही नोट डाउन कर ली होंगी कि हमने जो रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है वो इतने टाइप की करनी है, तो ये जिस टाइप से रिलेटेड होगी उसका टाइप नंबर आ जाएगा। इसके अगेंस्ट आपने अगर कोई यूज़ केस डायग्राम बनाई है तो वो डायग्राम, उस डायग्राम का नंबर कौन सा हो सकता है, वो कुछ 7 नंबर हो, 9 नंबर हो। डिस्क्रिप्शन में क्या आ रहा है, तो प्रोडक्ट शैल रिकॉर्ड ऑल द रोड्स दैट हैव बीन ट्रीटेड। अब ये किसके अगेंस्ट रिक्वायरमेंट्स गैदर की गई है, ये जो इंटरप्राइज सिस्टम बनाया गया है ये किसी भी सिविल रिलेटेड डोमेन से ये रिक्वायरमेंट्स गैदर की गई है। तो इसमें जो कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी हो सकती है जिन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स गैदर की है यूजिंग फॉर्म बेस्ड टेम्पलेट। अब हमारे पास जो थर्ड और मेन स्टेप आ जाता है इंटरमीडिएट लेवल के बाद, वो आता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आ जाता है। आल्सो कॉल्ड डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, एन एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ बेसिस फॉर इट्स डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। एक्चुअली क्या होता है कि ये मेन स्टेप होता है। जब हम ये स्टेप परफॉर्म करते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का, लास्ट टाइम हमने जस्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देखी है, यहाँ तक हमने क्या देखी है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देखी है। अब हम जिस थर्ड स्टेप की तरफ मूव हो रहे हैं, थर्ड स्टेप जो है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का स्टेप है। इसमें क्या होता है कि आप जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसे इतना डिटेल में लिखते हो, इतना स्ट्रक्चर्ड में लिखते हो, इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हो कि इसे हम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन क्यों कहते हैं कि इसको देखते हुए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को देखते हुए जो सॉफ्टवेयर वो क्या होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वो इसे देखते हुए, इस डॉक्यूमेंट को देखते हुए अपनी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कि वो इस डॉक्यूमेंट को रीड आउट करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं इन्हें यूज़ करते हुए वो इम्प्लीमेंटेशन करके टेस्टिंग फेज में सेंड करते हैं। तो एक्चुअली इसलिए इसे डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है जिसे देखते हुए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी डिज़ाइन लेवल को भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। Such a specification is included mostly as a part of system contract and is the basis of designing system acceptance test। कि ये क्या हो सकता है, ये एक सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि इसमें इतनी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड और डिटेल में होती है, इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है कि ये एज अ कॉन्ट्रैक्ट भी यूज़ होता है। और इस डॉक्यूमेंट को देखते हुए जो आपके पास डिज़ाइनर्स होते हैं, जो आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, वो इसे देखते हुए अपने सिस्टम को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। इनपुट प्रोसेसेस, आउटपुट, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, ये सब कुछ आ जाती हैं। इसकी एक हम क्या देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसकी और डिटेल आ रही है कि जो हम लिखते हैं, एसआरएस लिखते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लिखते हैं। जी, वो किस में लिखते हैं, वो नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं। हम क्यों नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं कि जब भी हम नेचुरल लैंग्वेज, एक्चुअली तो जब भी हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हैं तो हमारे पास और बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं कि हम मैथमेटिकली भी इन्हें गैदर कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस को भी यूज़ करते हुए कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को भी यूज़ करते हुए कर सकते हैं। लेकिन
Many notation have been developed which rely on the natural language is controlled way using standard form and also graphical highlighting। कि हम क्या करते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज में हम फॉर्म, जिस तरह हमने अभी एक एग्जांपल देखी थी फॉर्म बेस्ड अप्रोच की, तो हम क्या करेंगे नेचुरल लैंग्वेज में हम उसमें इनपुट देते रहेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स देते रहेंगे, तो वो जो आप जिस फॉर्म्स में जिस सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज़ करते हुए आप अपनी रिक्वायरमेंट्स दोगे, तो वो जो टूल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उनका रिलेशनशिप बना देगा, रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रक्चर्ड कर देगा। और जब नेचुरल लैंग्वेज में हम काम कर रहे होंगे तो हो सकता है कि अगर लेट्स सपोज हम मैंने अभी कहा है कि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो मैथमेटिकल फॉर्म में भी हो सकती है। हम नेचुरल लैंग्वेज की जगह मैथमेटिकल फॉर्मेट को यूज़ करते हुए भी स्पेसिफिकेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब इससे रिलेटेड जब हमारे इंटरप्राइज सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे लोग होते हैं, जिस तरह हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं, फिर जो रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होते हैं वो लोग होते हैं, फिर जो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वो लोग होते हैं, फिर वो लोग होते हैं जो आपके सिस्टम को टेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मेट यूज़ करेंगे, मैथमेटिकल नोटेशन को यूज़ करेंगे, तो जितने भी इससे रिलेटेड लोग हैं जो इस एंटरप्राइज सिस्टम पे काम कर रहे हैं या इससे जुड़े हुए हैं, वो उस मैथमेटिकल नोटेशन को समझ सकें। हो सकता है 50% लोग मैथमेटिकल नोटेशंस को समझ जाएं, हो सकता है 50% लोग मैथमेटिकल नोटेशन को समझ ना सकें। तो इसलिए कि इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो इसकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ सकें, इजीली एनालिसिस कर सकें। तो इसलिए जो हम इसकी लैंग्वेज रखते हैं वो नेचुरल लैंग्वेज रखते हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि द फॉर्म स्ट्रक्चर विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स, के हम डिफरेंट वे से रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। हम फंक्शनल भी यूज़ कर सकते हैं, डाटा अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस भी हम फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हुए रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। जिसमें से फंक्शनल ओरिएंटेड जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन टेक्निक है जो कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में यूज़ होती है। अब फंक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, a form-based approach fits well with formal mathematical specification. A formal specification can be defined and paragraphed in a set of forms, or a formal specification can be defined from the structured form and used to refine the requirement specification. इसमें क्या होता है कि अगर हमने जिस तरह बात की है कि हम रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना है, तो हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं कि हम फंक्शनल बेस्ड टेक्निक्स को भी यूज़ करते हुए इसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, डेटाबेस टेक्निक्स को भी यूज़ करते हुए स्ट्रक्चर कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस यूज़ करते हुए भी हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो फंक्शनल है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। जब हम स्पेसिफिकेशंस का स्टेप परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जिस तरह हमने अभी फॉर्म बेस की बात की, तो फॉर्म में क्या थी कि जितने भी उससे रिलेटेड फंक्शन होते थे, हम उतनी फील्ड्स बना के उस रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे थे, गैदर कर रहे थे। तो इससे का हमारे पास बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर हम फॉर्म बेस अगर यूज़ करेंगे, फॉर्म बेस्ड अप्रोच को यूज़ करते हुए रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे, तो ये क्या होगा, एक से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे पास रिक्वायरमेंट्स गैदर करता रहेगा, टूल गैदर करता रहेगा। तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर सकता है, टूल जितने भी रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर कर ली हैं उसे मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है। क्योंकि सारी उसके अगेंस्ट जो टूल होगा उसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ रही होंगी, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फॉर्म बेस्ड रिक्वायरमेंट्स होंगी। उसके अगेंस्ट कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स बनी होंगी जिसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट्स का डाटा आ रहा होगा। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता रहेगा, रिक्वायरमेंट्स हम अपनी फील्ड हर रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट हमें एक फॉर्म फिल करेंगे। इस तरह फॉर्म फिल होते रहेंगे, फॉर्म फिल होते रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मैथमेटिकल फॉर्मेट में भी उसे कन्वर्ट कर सकता है। तो इसलिए ये फॉर्म बेस्ड अप्रोच का बेनिफिट है कि जो वो टूल होगा वो ऑटोमेटिकली इसे मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा और बहुत सारी भी अप्रोचेज है जिन्हें हम यूज़ करते हुए भी क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकेशन के स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये हमारे पास एसआरएस की एक एग्जांपल आ गई है, और ये एग्जांपल किसके अगेंस्ट है ये एक एटीएम की एग्जांपल है। इसमें जो अप्रोच यूज़ की गई है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए, जो आपने टेक्निक यूज़ की है वो फंक्शनल अप्रोच है।
अब फंक्शनल अप्रोच में किस तरह आपके पास डाटा इनपुट हो रहा है, ये आपके मोस्ट लेफ्ट साइड पे जो रेड रेड कलर में आपके पास आपको नज़र आ रहा है, ये सारी कौन सी है, ये इनपुट फील्ड्स हैं। ये क्या है, अब हमने ये जो डाटा गैदर कर रहे हैं, जो हम डाटा सॉरी गैदर कह रहा हूँ, जो हम रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वो यूजिंग क्या कर रहे हैं, फंक्शनल अप्रोच कर रहे हैं। अब फंक्शनल अप्रोच में क्या हो रहा है कि एक साइड पे वो फंक्शंस आ रहे हैं और राइट साइड पे उसके क्या आ रही है, उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है। कि इसमें लेट्स सपोज कि अगर हम एटीएम की बात करें तो उसमें कौन कौन से फंक्शन है, कि इसमें डिस्क्रिप्शन होगी, इनपुट आएगा, कुछ सोर्स होगा, आउटपुट आएगी, डेस्टिनेशन होगा, रिक्वायर्ड होगा, प्री कंडीशन होंगी, कुछ पोस्ट कंडीशन होगी, कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे। तो अब हमने क्या किया है कि ये जो अप्रोच यूज़ की है, ये फंक्शनल अप्रोच यूज़ की है। फंक्शनल अप्रोच में हमारे पास अगर हम बात करें एटीएम की, तो सोर्स क्या है कि इनपुट रीड फ्रॉम द कार्ड मैग्नेटिक स्ट्रिप। अब क्या होगा कि वो जो आपके पास कार्ड आपने इनपुट किया होगा, उसकी स्ट्रिप से वो क्या करेगा, कार्ड को रीड करेगा। आउटपुट क्या आएगी कि ये कार्ड ओके है या इनवैलिड है। ओके है तो तब आप प्रोसेस को आगे परफॉर्म करोगे, अगर वो इनवैलिड है तो आप प्रोसेस को आगे परफॉर्म नहीं कर सकते। इसमें आपके पास प्री कंडीशन क्या है, कार्ड हैज़ बीन इनपुट एंड स्ट्रिप डाटा रीड, कि अगर आपने एटीएम मशीन यूज़ करनी है तो इसकी प्री कंडीशन क्या है कि आपने कार्ड को इंसर्ट करना है और उसके ऊपर जो स्ट्रिप है उसके ऊपर वो जो डाटा है वो रीड होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या है एक्चुअली में, ये हमने डॉक्यूमेंट किए हैं रिक्वायरमेंट्स को यूजिंग फंक्शनल अप्रोच। और ये जो हमने फंक्शंस अप्लाई किए हैं, ये किससे रिलेटेड फंक्शन हैं, ये एटीएम से रिलेटेड फंक्शन हैं। तो इसी तरह हमने प्रीवियस देखा था कि फॉर्म बेस हम किस तरह रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं, और ये एक नेक्स्ट अप्रोच हमारे पास आ गया फंक्शनल अप्रोच बेस किस तरह हम रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अब वही बात आ गई है कि हमने रिक्वायरमेंट्स को क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। तो हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट एग्जिस्ट करते हैं जो आपके सामने शो हो रहे हैं। इनमें से कोई भी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, अपने रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट कर सकते हो। Importance of SRS, it serves as a basis of communication among all parties। ये क्या करता है, among all parties के दरमियान ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। अब इसमें पार्टीज़ क्या हो सकती हैं, इसमें एक क्लाइंट हो सकता है, इसमें आपके पास आईटी रिलेटेड लोग हो सकते हैं, इसमें आपके पास डिज़ाइनर हो सकते हैं, इसमें आपके पास क्या हो सकते हैं, जो इसे टेस्ट कर रहे हैं वो हो सकते हैं। तो जितने भी इससे कंसर्न लोग होंगे वो आपकी पार्टीज़ कंसीडर की जाएंगी। फॉर्मली और इनफॉर्मली इट रिप्रेजेंट्स एन एग्रीमेंट अमंग द वेरियस पार्टीज। तो ये कहता है एग्रीमेंट के लिए यूज होता है डिफरेंट पार्टीज में। It serves as a software manager reference standard. It serves as an input to the design and implementation। और ये डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन जो लोग कर रहे होंगे उनके लिए भी यूज़ होता है। सर्व एज अ, जो इसे टेस्ट करेंगे सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने के बाद, और क्वालिटी इंश्योरेंस से रिलेटेड जो लोग होंगे, ये उसके लिए भी यूज़फुल होगा ये डॉक्यूमेंट। It control the evolutionary of the system throughout the development phase of the project as a new features। कि अगर इसमें अगर न्यू फीचर्स ऐड करने होंगे, कुछ चेंजिंग करनी होगी, पहले क्या रिक्वायरमेंट्स आई थी, अब अगर इसमें से कुछ चेंजिंग आ रही है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आ रही है, तो ये डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हुए हम चेंजिंग करते हुए वर्जन बाय वर्जन भी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या आ सकती हैं कि अगर एक एसआरएस बनाया है तो कैसे कंसीडर होगा कि ये गुड एसआरएस है या एक बैड एसआरएस है। तो उसके लिए ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए आप बता सकते हो कि अगर ये फुलफिल हो रही हैं आपके एसआरएस पे तो ये आपका जो एसआरएस है ये गुड एसआरएस है। अगर ये फुलफिल नहीं हो रही तो आपका एक जो एसआरएस है वो एक गुड एसआरएस नहीं है। इसमें से कुछ तो वही आ रही हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि करेक्टनेस चेक करनी है, अनएम्बिगुअस ना हो, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और कुछ डिफरेंट आ रही हैं कि रैंक फॉर द इम्पोर्टेंस, कि उसमें जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट की गई हों तो वो रैंक वाइज की गई हों। कि सबसे पहले आप उसमें प्रायोरिटीज़ डिफाइन कर दो कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रैंक में सबसे पहले आएगी, फिर उसे कम इम्पोर्टेंट, फिर उसे कम लेस इम्पोर्टेंट, फिर उससे लेस इम्पोर्टेंट। तो प्रायोरिटीज़ वाइज आप क्या कर लेते हो, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हें रैंक कर देते हो।
ये फिर आपके पास क्या आ जाता है, वेरीफाइबल आना चाहिए, मॉडिफाइबल आना चाहिए, ट्रेसेबल होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी अगर इसमें आपके पास एग्जिस्ट करेंगी है आपके एसआरएस में, तो अगर इनमें से कुछ भी वो फुलफिल नहीं कर रहा होगा तो इट मीन वो एक गुड एसआरएस नहीं होगा। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट हो रही होंगी और ये सारी की सारी फुलफिल हो रही होंगी आपके एसआरएस में, तो इट मीन आपका जो एसआरएस है वो एक गुड एसआरएस है। एग्जाम्पल ऑफ बैड एसआरएस डॉक्यूमेंट के, अगर जिस तरह हमने देखा था पुअरली रिटर्न रिक्वायरमेंट देखा था, इसी तरह हमारे पास ये सामने कुछ आ रहा है कि बैड एसआरएस डॉक्यूमेंट कौन सा होगा जिसमें ये चीज़ एग्जिस्ट करेंगी, वो क्या होगा, एक बैड डॉक्यूमेंट होगा। और वो डॉक्यूमेंट एसआरएस डॉक्यूमेंट है तो वो ओवरऑल एक बैड एसआरएस डॉक्यूमेंट होगा। तो सबसे पहले क्या क्या होगा कि उसमें जो स्पेसिफिकेशन होगी वो अनस्ट्रक्चर्ड होगी, कि बताया नहीं होगा कि कौन सी स्पेसिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, कौन सा पॉइंट एक स्ट्रक्चर के अंदर एक रिक्वायरमेंट के अंदर आ रहा है, कौन सा पॉइंट किसी दूसरे रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ रहा है। तो जिस तरह आप एक एग्जांपल ले लो कि आपको एक बुक दे दी जाए जिसमें ना हेडिंग्स हो, ना टेबल ऑफ कंटेंट्स हो, ना उसकी फर्दर हेडिंग्स हो, जस्ट क्या लिखा हो कि आपके पास जस्ट डिटेल लिखी गई हो स्टार्ट से एंड तक, एक फुल बुक हो, उसमें कुछ हेडिंग्स ना हो, कुछ चैप्टर नेम ना हो, कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स ना हो। तो आप क्या करोगे, आपको एक एक कुछ भी उसमें से जब मटेरियल फाइंड आउट करना होगा तो आप क्या करोगे, आप स्टार्ट से स्टार्ट हो जाओगे, पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, जब तक वो आपसे जो आपकी डिज़ायर्ड आपका मटेरियल होगा वो नहीं मिलेगा, आप सर्च आउट करते जाओगे उसे। तो ये इसी तरह ऐसा रहता है। तो अगर वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा तो उस डॉक्यूमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखते रहोगे कि अगर मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए, इस रिक्वायरमेंट को मैंने इम्प्लीमेंट करना है, तो आप स्टार्ट से शुरू हो जाओगे, पढ़ते जाओगे, जब तक कि वो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आपको मटेरियल नहीं मिलता। तो आप क्या करोगे, उस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ते जाओगे। तो जो बैड एसआरएस होगा वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा, नरेटिव ऐसे की फॉर्म में होगा कि मतलब उसमें कुछ हेडिंग्स नहीं होगी कि कौन सी आपके पास रिक्वायरमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से एंड हो रही है, कौन सी न्यू रिक्वायरमेंट आ रही है, वो कहाँ पे एंड हो रही है। अगर एक एक रिक्वायरमेंट का किसी दूसरे रिक्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप है तो वो कौन सा रिलेशनशिप है और कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर वो नहीं डिफाइन किया गया होगा तो वो एक बैड एसआरएस है। डिफ़िकल्ट टू चेंज होगा, डिफ़िकल्ट टू प्रिसाइज होगा, डिफ़िकल्ट टू अनएम्बिगुअस होगा, स्कोप और कंट्राडिक्शन एट्सेट्रा आएगा। और इसमें जो मेन आपके पास होता है, जो कंसीडर की जाती है कि बैड एसआरएस डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, जिसमें नॉइज़ होती है और साइलेंस होता है। नॉइज़ क्या होती है कि एक रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट जो इन्फॉर्मेशन गैदर की गई है वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर की गई है कि उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर भी नहीं थी, जो हमारे सिस्टम में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, वो भी गैदर की गई है। मतलब इतना आपने टेक्स्ट मटेरियल इकट्ठा कर लिया है कि वो एक कम्प्लेक्स आपके पास क्या बन गई है, रिक्वायरमेंट बन गई है। तो आपके पास जब ऐसा होगा जिसमें नॉइज़ होगी, नॉइज़ मतलब कि एक रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट आप इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाओ कि वो आपसे रिलेटेड भी ना हो, फिर भी वो लिखी गई हो, तो ये क्या कंसीडर की जाती है, ये नॉइज़ कंसीडर की जाती है। सेकंड क्या है, साइलेंस है। साइलेंस ये है कि एक रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट इतनी कम इन्फॉर्मेशन गैदर की गई है कि जिससे हम देखते हुए उस रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो दो चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा जो कि हमारे से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी वो भी कलेक्ट की गई होगी तो वो नॉइज़ कंसिडर होगी। और अगर जो हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी तो बहुत कम इंफॉर्मेशन उसके अगेंस्ट लिखी गई होगी तो उसे क्या कहेंगे, साइलेंस कहेंगे। और इसमें ओवर स्पेसिफिकेशन भी आ जाती है और कंट्राडिक्शन भी आ जाती है कि अगर रिक्वायरमेंट्स में अगर उसकी ओवर स्पेसिफिकेशन लिख दी है कि आपने उसे इतना ही डिफाइन कर दिया कि आपने ये भी बता दिया है कि अभी तो रिक्वायरमेंट्स जस्ट आप राइट अप कर रहे थे और साथ साथ आपने ये भी लिख दिया है कि ये रिक्वायरमेंट कैसे इंप्लीमेंट होगी, तो ये ओवर स्पेसिफिकेशन हो जाती है। तो अगर आप ही सारा कुछ कर लोगे, आप ही ये बता दोगे कि क्या रिक्वायरमेंट है और ये कैसे परफॉर्म होगी, क्या क्या चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट होगी, क्या क्या इसका सोल्यूशन होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ये ओवर स्पेसिफिकेशन हो जाएगी। तो इतनी ज़्यादा भी स्पेसिफिकेशन नहीं होनी चाहिए कि आप ये भी डिफाइन कर दो कि ये रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट भी कैसे होनी है। और इसमें अगर कंट्रडिक्शन आ रही है डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अंदर तो तब भी वो एक बैड एसआरएस डॉक्यूमेंट है। एम्बिगुइटी आ जाएगी तब भी,
फॉरवर्ड रेफरेंसेस आ जाएगी। फॉरवर्ड रेफरेंसेस क्या होते हैं कि आप एक रिक्वायरमेंट पढ़ रहे होगे और उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, और वहाँ पे लिखा होगा कि ये इन्फॉर्मेशन, ये रिक्वायरमेंट कुछ 10 के अंदर डिफाइन की गई है, आप वहाँ पे जाके पढ़ लो। फिर आप किसी रिक्वायरमेंट को पढ़ रहे होगे, उसमें जाके लिखा होगा कि ये रिक्वायरमेंट अगर आपने मोर डिटेल पढ़नी है तो रिक्वायरमेंट कुछ एक्स के अगेंस्ट जाके आप इसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ पढ़ सकते हो। तो अगर बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड रेफरेंसेस होगी तो तब भी वो एक बैड एसआरएस होगी। विशफुल थिंकिंग क्या होगी कि आप जस्ट उसमें वो चीज़ें डाल दो जो जस्ट आपकी विशेज़ की बेस पे होगी, और एक्चुअली में वो सिस्टम का पार्ट बनना लाजमी नहीं है। जस्ट वो आपकी जो आपकी डिज़ायर होंगी उसकी बेस पे आपने लिखा होगा कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये अच्छा लगेगा सिस्टम, ये हो जाएगा तो अच्छा लगेगा सिस्टम, और एक्चुअली में उसकी ज़रूरत भी ना हो तो वो भी एक बैड एसआरएस होती है। तो यहाँ पे बच्चों अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट में हम इसके कुछ देखेंगे रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए आई ट्रिपल ई का स्टैंडर्ड क्या है, उसके बाद आर यू पी एस आर एस टेम्पलेट का डिफरेंस क्या है एज़ कम्पेयर टू आई ट्रिपल ई, और नेक्स्ट में हम कुछ डायग्राम्स देखेंगे कि अगर हमने एस आर एस को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके अगेंस्ट अगर हमने मॉडलिंग करनी है तो हम किस किस टाइप की डायग्राम्स को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। तो अब आप लोगों के पास 1 मिनट है, आप जल्दी से चैट में अपनी अटेंडेंस सेंड कर दो सब लोग।